नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, चुनाव तो अब नजदीक आ ही रहे हैं। ले दे के 7-8 महीने बचे हैं और 9 वर्षों का पाप का घड़ा तो भरेगा ही। लोकतंत्र की हत्या, इंस्टीट्यूशंस की हत्या, हर वो शुचिता जो इस देश को चलाती है उसकी हत्या, हर किस्म की नैतिकता, मूल्य और मर्यादाओं की हत्या, जो पहले कभी नहीं देखा अब देखने को मिला। मुझे लगता है कि जब कभी भी भारत की राजनीति में परिवर्तन आए होंगे और उस समय जनता जो त्रस्त हुई होगी उस समय के शासकों के हाथों में, तो शायद उसकी व्यथा को अब थोड़ा समझने का मौका मिल रहा है कि राजशाही या तानाशाही किसे कहते हैं। और आज जो दिल्ली में चल रहा है, मैं उसे G20 तो अब नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि नया नाम दे देना ज्यादा उचित होगा यहां पर। और मैंने इसको नाम दिया कोरोनेशन या ताजपोशी। मोदी जी की ताजपोशी हो रही है, दिल्ली दरबार लगा हुआ है और दिल्ली दरबार में मोदी जी की ताजपोशी है। ये कुछ वैसा ही है दिल्ली दरबार जैसे लॉर्ड लिटन के टाइम में 1876 और 1880 के बीच में जब भारत में एक भीषण अकाल पड़ा था और 1 करोड़ से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी, तो लॉर्ड लिटन जो हैं, जिनको हिंदुस्तान का सबसे क्रूअल, सबसे रूथलेस वॉइसरॉय माना जाता है, तो उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था। और एक किस्म से कहा जाए तो जो ऐश्वर्य और वैभव वहां पर दिखाया गया था, एक तरफ 1 करोड़ लोग मर गए थे और इनका वैभव और दरबार था, बिल्कुल उसके समकक्ष चीजें चलती नजर आ रही हैं। दूसरा, लॉर्ड लिटन ही वो शख्स थे बेसिकली जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले प्रेस का दमन पूर्ण रूप से स्टार्ट किया था। उसके कानून भी बनाए थे और सेडिशन लॉज को पूर्ण रूप में लागू करने का श्रेय भी लॉर्ड लिटन को ही जाता है। और यहां भी सेडिशन लॉ तो थे, लेकिन जिस वेंजियंस के साथ लागू किया वो आपके सामने है। लेकिन फिर वही बात आती है, जैसे कि लॉर्ड लिटन को भी जाना पड़ा था, जाना तो इनको भी पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय के पत्थरों पर जाते जाते ये लोग ऐसे घाव और निशान छोड़ जाते हैं जिनकी भरपाई फिर सदियों तक नहीं हो पाती है। जैसे कि मैं आज लॉर्ड लिटन का नाम ले रहा हूं तो वो आज शख्स तो नहीं इस दुनिया में, पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो तो आज सामने हमारे हैं ही। पर जनता भी अपना एक रूप दिखा रही है। अब यहां पर जो 7 उपचुनाव हुए उसमें 4 में इंडिया गठबंधन के लोग जीते, ये एक बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा संकेत है। ठीक है, त्रिपुरा की 2 सीटें चली गई और एक बागेश्वर उत्तराखंड की सीट गई, लेकिन बागेश्वर की सीट में भी एक इतिहास बना है। ये बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत रिड्यूस हुआ है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो कि एक फिefdom समझा जाता है बीजेपी का, कि वहां तो बहुत वोट मिलते हैं और वहां करीब करीब 49% बीजेपी को वोट मिले और 46.5% के वोट कांग्रेस को मिले, ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। धूपगढ़ी की सीट टीएमसी बीजेपी से छीन कर ले गई। ये बीजेपी की सीट थी बंगाल में। और एक शायद दुमका सीट झारखंड की, वो भी जेएमएम के पास आई है। लेकिन असली नजारा घोसी से आता है, जहां पर ऑलमोस्ट 42,000 वोटों से ये गिनती हुई है। इन 42,000 वोटों से जो विक्ट्री हुई है खास तौर से, उसमें एक छोटा सा एक ऐसा अंक भी है जिसे मैं शेयर करना चाहूंगा। अक्सर होता है कि जो पोस्टल बैलेट्स आते हैं ना, वो हमेशा जो शासक वर्ग होता है उसको समर्थन देते हैं एक्चुअली। लेकिन घोसी के इस उपचुनाव में बीजेपी को जो पोस्टल वोट मिले हैं उनकी संख्या 45 है, 45। संख्या छोटी है, लेकिन उसको पढ़ने में देखेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें नजर आएंगी उसके अंदर। 45 वोट्स जो है वो बीजेपी को मिले हैं और एसपी को, यानी कि उनका जो कैंडिडेट सुधाकर सिंह था, उसको
135 के आसपास वोट मिले हैं। आप इसकी रेशो को समझने की कोशिश कीजिए, 45 और 135 को। ये शायद वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के वोट हैं जो ड्यूटी पर रहते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं वोट देने के लिए, उन्होंने वोट डाले हैं। तो ये एक पैटर्न दे रहे हैं, इस पैटर्न को भी समझने की आवश्यकता है। और पुथुपली जो हुआ है केरला में, वहां पर क्या कहा जाए, 5%, 4.5% वोट मिले हैं बीजेपी को, करीब करीब 5,500-6,000, और उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। तो कुछ पब्लिक का भी एक रूप सामने आ रहा है, थोड़ा सा किसी किसी जगह पे रौद्र रूप है। और दारा सिंह को जो रौद्र रूप दिखाया वो तो वास्तव में ही मानने वाला है। शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमान है उनके होश उड़ गए होंगे कि इस लेवल की अगर जीत विपक्ष की हो रही है तो इसमें जरूर कुछ डीपर पढ़ने की जरूरत होगी। यही विषय है कि 9 वर्षों के पाप का भुगतान करने का वक्त तो आ गया है। मैं अपने विद्वान मित्रों का परिचय करवा देता हूं। मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी, दिल्ली से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जैन जी, और अधीर रोज साहब हिमाचल से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, पहले आपके पास ही आता हूँ। आपके तो मैं प्रतिदिन लेख भी पढ़ता रहता हूँ जो आप मेरे पास भेजते हैं, तो आभार आपका। और ये जो प्रतिदिन की आपकी जो एक हैबिट है मुझे बड़ी पसंद आई कि आप सुबह उठ के बहुत लिखते हैं और फिर अपने मित्रों को प्रेषित भी कर देते हैं, तो उनसे काफी जानकारियां भी मिल जाती हैं। घर बैठे बैठे क्या कहते हैं कि मुझे सोने चांदी की खान मिल जाती है सुबह बैठ के। तो उसके लिए आपका आभार, अभिनंदन भी। और मैं आपके ऊपर इस विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अल्टीमेटली शायद जनता इस बात को अब रियलाइज करना शुरू कर रही है कि कुछ ज्यादा ही हो गया है, अब कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो जवाब देने का वक्त आ गया है। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, उस उपचुनावों का जो इतिहास है इस देश में, हमेशा सत्ता पक्ष के साथ ही जाता है। चुनाव परिणाम जो आते हैं सत्ता पक्ष के साथ ही जाते हैं, क्योंकि मतदाताओं को उम्मीद होती है कि जिसकी सरकार है वो बचे हुए समय में अगर उनको ही चुना जाए, उन्हीं की पार्टी के लोगों को चुना जाए, तो क्षेत्र का थोड़ा बहुत कल्याण हो सकता है, कुछ विकास की छोटी मोटी गतिविधियां, अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो घोसी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, घोसी एक ऐसा अंचल है जिसको आप बगावत का प्रतीक मान सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा है जिसमें पहला और दूसरा जो विधायक चुना गया था वो कम्युनिस्ट पार्टी से चुना गया, जबकि उस जमाने में कांग्रेस का बड़ा जलवा हुआ करता था। और तब से लेकर अब तक घोसी के लोगों ने जितने भी राजनीतिक दल इस देश में या उत्तर प्रदेश में हैं, सबको बारी बारी से चुना। लेकिन इस बार जो परिणाम विधानसभा का आया है उपचुनाव का, जो 42,000 का अंतर है, ये बताता है कि जनता बहुत गुस्से में है, आपे से बाहर है। वो जो बुलडोजर का संविधान उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों वर्षों से चल रहा है, उससे आजिज आ चुका है। और वरना उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में नतीजे 200, 500, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार के अंतर से जीत हार होती रही है। लेकिन 42,000 का मतलब है कि पूरा मतदाता एक तरफा चला गया। और उसने ये कोशिश की है, ये इंगित करने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश की बुलडोजर सरकार को कि आप देखिए अति हो चुकी है, अब आपको सहना मुश्किल काम है। इसके बहाने से घोसी की जनता ने जो उद्घोष किया है उसके दो मायने निकाले जाते हैं। कि पहला, कि वो जनता को अब दल बदल वाले नेता पसंद नहीं है। दारा सिंह समाजवादी पार्टी में थे, वहां उन्होंने पूरा आनंद लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनको खींच ले गई, क्योंकि वो चाहती थी कि घोसी सीट येन केन उनके हिस्से में आए। लेकिन जनता ने दारा सिंह को खारिज किया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो कथित गठबंधन में मुट्ठी भर और राजभर और निषाद जैसे नेता, छोटे छोटे जाति आधारित नेता हैं, इन सबको खारिज कर दिया। और ये बता दिया कि आप भव्य राम मंदिर का लालच देकर उत्तर प्रदेश की जनता को ठग नहीं सकते। यहाँ जो उत्पीड़न हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, किसानों के आंदोलन के समय जो आपके नेताओं ने किसानों को कुचल के मारा है, इन सब का बदला लेने का वक्त आ गया है। और मुझे लगता है
कि 8 महीने बाद ये घोषी आपको बहुत बड़े उद्घोष के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों में भी इसका असर दिखाई देगा। दिनेश जी।